आज की क्लास में हम अमेज़न के जंगलों में पिछले 1 वर्ष से जो सूखे की स्थिति है, उसको और उसके कारण वहां पर जो जंगलों में आग लग गई है, उसके कारणों को देखेंगे कि किस वजह से वहां पर सूखे की स्थिति आई, जैसे एल नीनो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, निर्वनीकरण, माइनिंग, डैम, इन सब का वहां क्या रोल है उस सूखे में। और उसके बाद उस सूखे की स्थिति के कारण वहां पर जंगलों में आग लग गई है। तो इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक देखना होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट है क्या, वर्षावन है कहाँ, और ये कहाँ अवस्थित हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको पहले देखेंगे और फिर इसके कारणों पर चर्चा करें। तो अगर मैं बात करूं कि ये है क्या, तो सबसे पहले तो ये एक रेन फॉरेस्ट का इलाका है, वर्षा वनों का क्षेत्र है। वर्षा वन वो वन है जो बहुत ही सघन होते हैं। ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और लगभग साल भर ये वर्षा होती रहती है वहां पर। और तापमान काफी ऊंचे पाए जाते हैं, 24 से लेकर 35 के बीच भी। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा बहुत ज्यादा है, तापमान ऊंचा रहता है। उन क्षेत्रों पे वर्षा वन पाए जाते हैं जो बहुत ही सघन होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं। और इनके जो धरातल है वहां तक सूर्य की रोशनी को पहुंचने में भी दिक्कत होती है, पहुंच नहीं पाती है, इतने सघन होते हैं। और ये जो इलाका है, ये अमेज़न जिन्हें वर्षा वन कह रहे हैं, यहां पर अमेज़न रिवर फ्लो करती है, अमेज़न रिवर बहती है। उसी के नाम पर इन वर्षा वनों को कह दिया गया अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़न रिवर यहां बहती है और यहां पर वर्षा वन है, इसलिए इसका नाम दे दिया। और ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये उसी का है। और ये कई देशों में फैला हुआ है। देखो, ये हम अगर मैं कहूं, ये साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का मैप है। तो यहां पर ब्राजील है, यहां पर बोल्विया है, ये पेरू है, ये इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ये गाना है। ठीक है, इधर आपका वेनेजुएला है, सूरीनाम है। ये सारे के सारे देश हैं। इन सभी देशों में थोड़े थोड़े भागों में ये फैला हुआ है। देखो, यहां पर बीचों बीच आपको ये नदी दिखाई दे रही है, ये रही, ये तो बीच में से फ्लो कर रही है, ये अमेज़न रिवर। और ये यहां से निकलती है, ये पेरू से निकलती है, इस जगह से ये। तो पेरू से निकलकर ये यूं फ्लो करती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। और यहां पर इसकी ये सहायक नदियां हैं, ये निग्रो है और ये मेडीरा है, सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। और ये पूरे इस क्षेत्र से जहां से ये पानी इकट्ठा करके लाती है, उसे इसका बेसिन कहा जाता है, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़न का बेसिन कहा जाता है। तो यहां पर ये जो दिख रहा है, ये सारा का सारा ग्रीन कलर। और अगर हम देखें तो देखो, ये आसपास के सभी देशों में फैला हुआ है। देखो, ये ब्राजील में, बोल्विया में, पेरू में, कुछ इक्वेडोर में, कुछ कोलंबिया में, वेनेजुएला में, गयाना में, सूरीनाम में और फ्रेंच गुयाना में। तो इन सभी देशों में, ये 9 देशों में फैला हुआ है। और इसका सबसे अधिक भाग जो होता है वो ब्राजील में है। तो ये तो इसका हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसकी बाउंड्री की भी बात करें कि ये किस किस के बीच में है, तो देखो, इस साइड में यहां पर आपको ये जो ब्राउन से कलर में दिख रहा है, ये एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वत है। और इसके ऊपर देखो, यहां पर ये उच्च भूमि है, पठारी भाग है, गुआना हाईलैंड बोलते हैं इसको। और यहां पर ब्राजील का ये पठारी भाग है, इस साइड में ये वाला। तो इसके बीच में ये एक बेसिन है, यहां पर अमेज़न रिवर फ्लो। और ये रिवर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन कोई ऐसी नदी जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक है तो वो ये है। और उसका भी कारण है, क्योंकि ये उस क्षेत्र में मिल रही है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और ये बहुत बड़े एरिया से पानी को इकट्ठा करके लाती है। इसका जो बेसिन है वो भी विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। तो इतने बड़े एरिया से देखो, ये पूरे से पानी को इकट्ठा करके लाती है। तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और इस क्षेत्र में पूरे के पूरे जो इसका बेसिन है, इसमें मिलता है अमेज़न रेन वर्षावन। बहुत ही सघन है। इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। जो वायुमंडल में हम जीवाश्म ईंधनों को जला रहे हैं, उसकी वजह से जो वायुमंडल में CO2 जा रही है, उसको ये अवशोषित करते हैं। और लगभग 20% ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होती है। तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे वायुमंडल को साफ करने में और हमें ऑक्सीजन को प्राप्त करने में। ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और इन्हीं जंगलों में, इसी क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा है पिछले लास्ट ईयर। उस सूखा पड़ा पहले और धीरे धीरे वो सूखा इतना लंबा चल गया, 1 साल लगभग, उसकी वजह से यहां पर जंगलों में आग लगने। तो अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन है क्या। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लिया। साथ ही साथ इसका एक इंपॉर्टेंस और देख लेते हैं अभी, कि ये इसका वर्षा में बहुत बड़ा
रोल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे हम कहते हैं। क्योंकि ये जो वर्षा के वन है, ये बहुत बड़ी मात्रा में पानी को वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जो वर्षा होती है उनको प्लांट एब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, और उसके बाद उसको वापस से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से वायुमंडल में भेज देते हैं, और फिर वहां से वापस उनसे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो एक तरह से ये रिसाइकलिंग करते रहते हैं, जो बरसात होती है उसको अवशोषित करते हैं पानी को और फिर से वायुमंडल में भेज देते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत ही सघन है, और यहाँ पर बहुत ही जनजातीय लोग रहते हैं। 400 से ज्यादा माना जाता है कि यहाँ स्थानीय जनजातियां हैं, और उनकी लगभग 300 से ज्यादा भाषाएं हैं। तो इसलिए इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है, इसका पर्यावरणीय महत्व भी बहुत है, और साथ ही साथ यहां पर खनिज बहुत अधिक मात्रा में है। यहां पर खनिज जैसे सोना जैसे खनिज भी, यहां पर गोल्ड भी मिलता है इस क्षेत्र में, और ये मिनरल्स की वजह से ही और यहां पर एग्रीकल्चर की वजह से ही इनका लगातार दोहन हो रहा है। उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो ये इसका एक दो और इंपॉर्टेंस दे जो हमें देख लेने। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहां कंडीशन क्या है। देखो, ये अमेज़न रिवर आपको जो दिख रही है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी थी, लेकिन अब बिल्कुल सूख चुकी है। बहुत कम पानी इसमें बचा है, और खासकर जो इसकी सहायक नदियां हैं नेग्रो और मेडीरा, उनमें तो पानी 10-10, 15-15 मीटर तक नीचे हो गया है। तो वहां पर जो जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसका बहुत बड़ी मात्रा में विनाश हो रहा है, और इसका कारण है ये सूखा। और इस सूखे ने धीरे धीरे यहां पर इतनी ड्राई कंडीशन क्रिएट कर दी, प्लांट इतने सूख गए, उनकी पत्तियां इतनी सूख गई कि वहां पर पूरे क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कि और भी कारण हैं, उनको अभी देखते हैं। प्राकृतिक कारण भी हैं और मानव जनित कारण भी है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यहां सब जगह पर जंगलों में आग लगी हुई है। तो ये पूरा का पूरा इसका इतना ज्यादा एमिशन हो रहा है CO2 का, और इतना ज्यादा धुआं है कि आसपास के क्षेत्र इससे पूरी तरह से ढक चुके हैं। तो बहुत ही वहां पर क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई। अब बात करते हैं इनके कारणों की। क्या कारण है कि यहां पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। देखो, एक तो इसमें प्राकृतिक कारण है कि अभी एल नीनो की घटना हुई है। एल नीनो था लास्ट ईयर, अब ला नीना की कंडीशन आने लगी है, लेकिन एल नीनो पिछले 1 वर्ष से वहां बना हुआ था। अब जब एल नीनो की कंडीशन होती है, उसमें क्या होगा? देखो, ये एल नीनो और ला नीना की कंडीशन है। देखो, होता क्या है कि सामान्य रूप में यहां पर ठंडा जल होता है। सामान्य रूप से इस क्षेत्र में ठंडा जल मिलता है। ये देखो, ये आपका साउथ अमेरिका है, और यहां सामने ऑस्ट्रेलिया है, और हम जो अभी बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, वो ये इलाका है इस जगह में। ये पूरा का पूरा वो इलाका है तो वर्षा वनों का है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है, तो यहां पर ट्रेड विंड प्रवाहित होती है। ट्रेड विंड जिन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं, ये इस तरह से यहां पर यूं चलती है। तब ये यूं चलती हैं तो ये अपने साथ जो सतह का जो पानी होता है, सरफेस पर जो पानी होगा, उसको अपने साथ बहाकर इस तट पर ले आती है। अब देखो, जो पानी होगा, सूर्य की किरणें जब पानी पर गिरती हैं तो उसकी सबसे जो ऊपर की लेयर है वही गर्म होती है। तो वो जो गर्म पानी होगा जो ऊपर ऊपर का, वो सारा इस किनारे पर इकट्ठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। क्यों? क्योंकि ये जो पवनें चल रही थी या जो हवा चल रही थी, ये इन ऊपर की जो पानी है गर्म गर्म को यहां ले आएगी, और जब यहां का पानी हटेगा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये सरफेस हो, और यहां पर पूरी सरफेस के ऊपर गर्म पानी है, तो हवा जब चलेगी तो गर्म पानी को इधर ले जाएगी। तो ऊपर ऊपर का गर्म पानी यहां चला गया, तो यहां जो नीचे का जो ठंडा पानी था वो यहां ऊपर आ जाता है। तो यहां पर अपवेलिंग हो जाती है पेरू के तट पर, तो यहां पर ठंडा पानी आ जाता है, और इस ठंडे पानी की वजह से इस क्षेत्र में हमेशा हाई प्रेशर बना, यहां पर हाई प्रेशर बना रहे, और यहां पर गर्म पानी है तो इसके संपर्क की हवा भी गर्म हो जाती है। हवा ऊपर उठने से इस क्षेत्र में लो प्रेशर बना। ये कंडीशन यहां पर नॉर्मली सामान्य तौर पर देखने को मिलती। अब जब हाई प्रेशर रहेगा तो इस तट पर वर्षा, लेकिन जब एल नीनो की कंडीशन होती है तो ये कंडीशन बदल जाती है। ट्रेड विंड वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और ट्रेड विंड के जब ये कमजोर हो जाएंगी तो ये गर्म पानी जो इधर जा रहा था अब जा नहीं पाएगा, यहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इनके कमजोर होने से ये जो पानी पहले इधर इकट्ठा था, ये भी धीरे धीरे गर्म पानी वापस यहां आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एल नीनो की कंडीशन तब क्रिएट होती है जब ये ट्रेड विंड थोड़ी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है।
और इनके कमजोर होने की स्थिति में ये जो गर्म पानी यहां था पहले जो बहाकर ऐसे ले जा रही थी, अब ले जा नहीं पाएंगी, तो यहां पर ये गर्म जल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब यहां पर गर्म जल होगा, इट मींस यहां का टेम्परेचर बढ़ चुका है, इस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया। अब जैसे ही यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, तो इसके पास जो इसके संपर्क में हवा होगी, मान लो कि ये मेरे हाथ गर्म हो गया और इसके ऊपर के जो संपर्क में ये जो हवा है ये भी तो गर्म हो जाएगी। तो हुआ क्या कि ये जो पानी जब इधर नहीं गया, यहां इकट्ठा हुआ, तो पानी गर्म हुआ और पानी के कांटेक्ट में जो एयर थी वो भी गर्म हो गई। अब जब वो गर्म होती है तो यहां से हवा ऊपर उठना स्टार्ट, जैसे मान लो कि ये हाथ है, ये गर्म हुआ तो इसके संपर्क में जो हवा थी वो भी गर्म हुई, तो हवा अब ऊपर उठना स्टार्ट। अब जो ये हवा ऊपर उठी, ये उठने के बाद यहां जाके ऐसे बैठ जाती है, सिंक कर जाती है। और जब यहां पर सिंक करेगी तो इस क्षेत्र में वो हाई प्रेशर को क्रिएट कर देगी और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये कंडीशन इस तरह की हुई कि अगर मैं बात करूं, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, हवा यहां से ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और ये हवा इधर जाके वापिस ऐसे सिंक कर जाएगी, बैठ जाएगी, यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण। अब जब हवा यहां ऐसे ऊपर उठेगी, ये समुद्र की हवा है, ओशन की हवा है, उस ओशन में मॉइस्चर होगा, उसमें आर्द्रता ज्यादा होगी। जब ये ऊपर उठेगा तो यहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और यहां पर रेनफॉल होगा। लेकिन जब यहां पर हवा ऐसे नीचे बैठेगी तो ये हवा ऊपर उठ नहीं पाएगी, उठेगी नहीं, तो यहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण नहीं होता, जिससे यहां पर वर्षा भी। अब आते हैं देखो इस वाली कंडीशन पे वापस। ये कंडीशन यहां ही तो है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर बनने की वजह से यहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और यहां पर हवा सिंक करेगी तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहां वर्षा कम हो जाएगी और यहां वर्षा ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए पेरू के तट पर, इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बाढ़ की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब ये एयर यहां सब्सिडाइज करेगी तो यहां पर वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि एयर सिंक कर रही है, ना कि वहां उठ रही है। तो इस वजह से यहां पर नेचुरली क्या होगी, ड्रॉट जैसी कंडीशन पैदा हो जाएंगी, वर्षा नहीं होगी तो। और यही कंडीशन अब हुई। पिछले एक साल से आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि एल नीनो की कंडीशंस बनी हुई थी। तो एल नीनो की वजह से हुआ क्या कि पेरू के तट पर तो रेनफॉल बढ़ गया, लेकिन जो आपका ब्राजील का जो भाग था या अमेज़न का रेन फॉरेस्ट का जो इलाका था, वहां पर एयर सिंक होने की वजह से वहां रेनफॉल। अब दूसरा कारण देखो एक और क्या, इसी के साथ क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग भी जुड़ा है। देखो एक सामान्य नॉर्मली कंडीशन होती अगर, तो यहां पर ये मैंने भी बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा ऊपर उठेगी और यहां जाकर सिंक कर जाएगी। लेकिन अब क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो टेम्परेचर था ये भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जब ओशन सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो टेम्परेचर नॉर्मली मान लो कि 30 था, तो अब 30 से बढ़ के वो 34 हो गया, तो पहले की कंपैरेटिवली टेम्परेचर और बढ़ गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो प्रोसेस था ये और तेज हो जाएगा, मतलब यहां से जो हवाएं उठने वाली थी और ज्यादा ऊपर उठेंगी और यहां बैठने वाली और ज्यादा नीचे बैठेंगी, तो ड्राइनेस जो और बढ़ जाएगी, वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी और वहां सूखे जैसी स्थितियां और ज्यादा पैदा होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग जो एल नीनो की घटना थी उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दे रहा है। तो एल नीनो नेचुरल एक परिघटना थी, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दे रहा है, इस नीचे बैठने वाली हवा को और बिठा दे रहा है। उसकी वजह से यहां टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वर्षा की मात्रा भी कम हो रही है। ये एक कारण है एल नीनो। दूसरा देखो एक कारण और यहां ये है कि यहां पास में देखो यहां अटलांटिक है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये इधर पैसिफिक था, ये प्रशांत महासागर है और ये अटलांटिक महासागर है इधर। अब अटलांटिक महासागर का भी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां का टेम्परेचर बढ़ा, तो यहां से भी जो एयर ऊपर की ओर उठेगी वो भी यहां आकर सिंक कर रही है। वो भी यही केस बन गया जो हमने ये वाला पढ़ा था। अटलांटिक में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसलिए हवा ऊपर उठ रही है और ये अमेज़न क्षेत्र में जाकर सिंक कर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो तो इसको प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत मानव जनित कारण भी हैं जिसकी वजह से यहां सूखा पड़ा। एक है डिफोरेस्टेशन, निर्वनीकरण। यहां पर पेड़ों को बड़ी मात्रा में काटा जा रहा है। इसका कारण देखो क्या है। देखो पेड़ों को काटने का एक कारण तो ये है कि वहां पर एग्रीकल्चर लैंड वो चाहते हैं,
कि कृषि का विस्तार करना चाहते हैं। दूसरा रैंचिंग, मतलब पशुपालन के लिए जो बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं उन्हें रैंचेस कहा जाता है वहां पर। तो वहां पर उन रैंचेस के या उन फॉर्म्स के लिए जगह चाहिए, पशुपालन के लिए जगह चाहिए। तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, इन वनों को काट देते हैं और धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करते जाते हैं। तो कृषि के लिए और दूसरा इस पशुपालन के लिए वहां पर पेड़ों को काटा जाता है। और जैसे जैसे विकासात्मक गतिविधियां बढ़ रही हैं तो वहां पर नए नए रूट्स को निकाला जा रहा है। बहुत ही डेंस क्षेत्र है, बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और सरकार चाहती है कि उनको जोड़ा जाए, उनको देश के मुख्य पार्ट के साथ जोड़ दिया जाए, और इसके लिए वहां पर वो राजमार्गों का भी निर्माण कर रहे हैं। तो उन राजमार्गों के निर्माण के लिए भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में निर्वनीकरण करना पड़ेगा, तो पेड़ काटे जा रहे हैं। माइनिंग है, माइनिंग के लिए भी क्या किया जा रहा है, वहां पर मैंने अभी बताया था गोल्ड मिलता है और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, उस माइनिंग के लिए भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, माइनिंग के लिए, इन सब के लिए वहां पर डिफोरेस्टेशन, और साथ ही साथ वहां पर नदियों पर डैम बनाए जा रहे हैं ताकि जल विद्युत की प्राप्ति की जा सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसके लिए वहां पर बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। उन डैम की वजह से भी तो बहुत बड़ी मात्रा में जो डूब क्षेत्र आ जाता है, निर्वनीकरण करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो डिफोरेस्टेशन वहां पर लार्ज स्केल पर हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर सूखे की स्थिति पैदा हुई। अब देखो डिफोरेस्टेशन का सूखे से क्या कंडीशन, अभी हमने पहले जब इंपॉर्टेंस पढ़ा था तो मैंने बताया था जब पेड़ होते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और उस पानी को वापस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस से वापस वायुमंडल में भेज देते हैं और उनसे फिर बादल बनते हैं। एक तरह से जो बादल थे, बादलों से बरसात हुई, पानी धरातल पर पहुंचा, उनको पेड़ों ने अवशोषित किया और वापस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से वायुमंडल में डाल दिया। तो वो पानी की रिसाइकलिंग करते रहते हैं। लेकिन अब आप देखो, अगर वहां पर पेड़ नहीं होंगे तो बरसात हुई, वो पानी धरातल पर पहुंचा और वो सरफेस पर बहते हुए नदी में चला जाएगा, या सतह पर प्रवाहित होते सरफेस रन ऑफ होगा और वो नदी में पानी पहुंच जाएगा और नदी के थ्रू वापस समुद्र में पहुंच जाएगा। लेकिन जो उस क्षेत्र में पेड़ थे वो उसे कर रहे थे, वापस से वायुमंडल में भेज दे रहे थे, जो प्रोसेस अब रुक जाएगा। वो प्रोसेस धीमा होने की वजह से वहां पर वर्षा की मात्रा कम हो रही है। तो मानव जनित कारण से जो ये इतने बड़ी स्केल पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से इनके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण, पेड़ होंगे तो सॉइल में भी तो पानी को ज्यादा स्टोर करेगी सॉइल भी, क्योंकि वो मिट्टी को बांधे रखता है। पेड़ होंगे तो सॉइल से जो CO2 का उत्सर्जन है वो भी कम होता है। तो ये क्या करता है, पानी में भी मॉइस्चर को स्टोर करने में हेल्प करता है, प्लस ये वापस से रिसाइकलिंग करता है। तो उस प्रोसेस से जो वायुमंडल में मॉइस्चर जा रहा था वो कम हो रहा है, जिससे रेनफॉल कम होता जा रहा है। और साथ ही साथ पर मैंने बताया अभी कि डैम्स भी इसका एक कारण है। इन सब की वजह से ये सब हो रहा है। देखो यहां पर जो अभी मैं आपको बता रहा था कि यहां पर जो हाईवेज का निर्माण हो रहा है उस पर मास लेवल पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है। देखो ये रहा ट्रांस अमेजन हाईवे, ये पूरा का पूरा देखो बीचों बीच से अमेजन रेन फॉरेस्ट के जाता ही, और इसकी वजह से भी बहुत सारा डिफोरेस्टेशन हुआ था। देखो पूरा का पूरा बिल्कुल देखो इसके सेंटर में से जा रहा है, तो इसकी वजह से कितना निर्वनीकरण किया होगा। इसके अलावा अभी एक नया जो वहां पर हाईवे है वो न्यूज में बना हुआ है, वो है BR-319। देखो ये भी बिल्कुल सेंटर को बिल्कुल जोड़ रहा है। देखो और यहीं पर ये बिल्कुल इसके बराबर में पैरेलल में मैडीरा रिवर जाती है, जो मैं अभी बता रहा था कि जिसमें पानी का स्तर बहुत कम हो गया। ये उसके पैरेलल उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि इसको हमें क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि हम यहां तक कनेक्टिविटी बना सके। और इसका भी विरोध किया जा रहा है पर्यावरणविदों के द्वारा कि ये लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन करेगा यहां। तो ये भी एक कारण है। तो वो कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा बहुत ही सघन वनों का क्षेत्र है। तो ये इसके अंदर इस तरह के हाईवे बना रहे हैं। जब इस तरह से डिफोरेस्टेशन होता है तो देखो छोटे छोटे पॉकेट बन जाते हैं जहां पर निर्वनीकरण है, खाली है जो। तो जब इस तरह की बीच बीच में खाली जगह हो जाती है तो वहां पर ड्राई एयर घुस जाती है, शुष्क हवा घुस जाती है, और जब ड्राई एयर वहां गिरेगी तो वो पेड़ों को और सूखा देती है। वरना क्या होता है कि जब बहुत सारे पेड़ होते हैं तो वहां पर मॉइस्चर बना है, छांव बनी रहती है, तो वो सूखते नहीं है।
लेकिन बीच बीच में अगर खाली जगह हो गई तो वहां पर जब ड्राई एयर जाएगी, वहां पर अगर रोशनी सूर्य की ज्यादा पहुंचने लगेगी तो वो आसपास का इलाका सूखने लगता है। तो वो भी एक कारण है। और देखो ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं, देखो धीरे धीरे ये इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। देखो ये जो दो इलाके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और ये जो साउथ वेस्ट का पार्ट है, ये इलाका जो बोल्विया की बाउंड्री पर, पेरू की बाउंड्री पर है, ये और ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा सघनता पाई जाती है अमेजन रेन फॉरेस्ट। यही सबसे ज्यादा सघन यहां पर है ये। और कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे इनको भी क्या किया जा रहा है, इंक्रोच करने का प्रयास किया जाए। और ये मास लेवल पर ब्राजील की सरकार खुद भी कर रही है। उसका कारण है कि वो अब चाहते हैं कि हम भी क्या करें, डेवलपमेंट करें। यहां पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वो पशुपालन को बढ़ाना चाहते हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में अब क्या किया जाए, प्रवेश किया जाए। लेकिन अब दिक्कत, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। अगर ये धीरे धीरे इसी तरह इंक्रोच होता रहा तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आप कंडीशन सोचिए कि कितना वायुमंडल से CO2 को ये एब्जॉर्व करते हैं। और दूसरा, इनके कटने से भी तो कितना वायुमंडल में CO2 जाएगा। ये जब कट जाएंगे तो इनके अंदर सब CO2 तो स्टोर है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6, तो इनके अंदर CO2 स्टोर है। और जब ये कटेंगे तो ये सारी की सारी CO2 भी तो वायुमंडल में जाएगी। इसके साथ साथ मिट्टी के अंदर कितनी सॉइल है, इनकी जड़ों के थ्रू अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और वायुमंडल में जाएगा। तो कितनी बड़ी मात्रा में वायुमंडल में CO2 रिलीज होगी अगर इनको ऐसी तरह से काटते रहे तो। अब देखो एक चीज और, ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखता है, आर्क ऑफ डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। देखो यहां पर सेंटर में बिल्कुल हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के चारों ओर ये देखो, ये एक आर्क की तरह है। इस पूरे इलाके में डिफोरेस्टेशन चल रहा है। देखो ब्राजील का जो ज्यादातर पार्ट है वो इसी क्षेत्र में रहता है, ये वाला। अब ये धीरे धीरे यहां से ये अंदर की तरफ यूं इंक्रोच कर रहे हैं कि अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पॉपुलेशन है। अब ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ाना शुरू करें, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, इसके बाद पशुपालन के लिए। तो ये सब धीरे धीरे इसके अंदर एनक्रोच कर रहे हैं, इसीलिए इसे आर्क ऑफ डिफोरेस्टेशन, सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन इसी क्षेत्र में देखने को मिला। ये इसका पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है। अब एक और कारण जो इसका जो लास्ट रह गया वो ये है कि यहां पर ये जो सीजन जो वर्तमान में चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस सीजन में वहां के जो स्थानीय जनजातीय लोग भी हैं या जो स्थानीय लोग हैं वहां जो कृषि करते हैं, वो भी खुद से ही यहां पर जंगलों को काटते हैं और उनमें आग लगाते हैं सफाई करने के लिए, ताकि वहां पर कृषि की जा सके, जिसे हम झूम कृषि कहते हैं। तो इस सीजन में नेचुरली भी लोग वहां पर क्या करते हैं, सामान्य तौर पर पेड़ों को काटते हैं और काटकर वहां पर कृषि के लिए उसे साफ करते हैं, तो खुद आग लगाते हैं थोड़ी बहुत बात। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और इन सब कारणों की वजह से वहां सूखा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब उस सूखे की वजह से वो आग जल्दी से फैल, तो इसके कुछ प्राकृतिक कारण है और कुछ मानव जनित कारण भी है। और अगर ये फॉरेस्ट फायर रहती है तो देखो इसमें इस डायग्राम में बताया गया कि फॉरेस्ट फायर के क्या प्रभाव होंगे। देखो फॉरेस्ट फायर अगर जंगल में आग लग रही है तो CO2 का एमिशन हो रहा है, वायुमंडल में CO2 उत्सर्जित होगी, और वायुमंडल में CO2 उत्सर्जित होगी तो इससे फिर से ग्लोबल वार्मिंग होगी। और जो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फिर से उससे ड्राई कंडीशन और गर्म कंडीशन बन जाएंगी, जिससे फिर से जंगलों में आग लग जाएगी। तो ये एक साइकिल है जो पूरा बना रहेगा कि अगर मैं यहां से कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आग लग रही है, और आग लगने की वजह से वायुमंडल में CO2 जाएगी, और CO2 जाने से फिर से ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग से फिर से वापस से क्या हो जाएंगे, गर्म कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी, हॉट और ड्राई कंडीशन, जिससे फिर से फॉरेस्ट फायर की कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो ये एक पूरा साइकिल बताया गया कि कैसे ये फीडबैक लूप काम करता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो आपका क्या है, पिछले 1 साल से ये न्यूज में बना हुआ था कि अमेजोन के जो फॉरेस्ट है वहां पर सूखे की हालात है। अमेजन रिवर पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से सूख चुकी थी ऊपरी भाग में, तो कि सहायक नदियां सूख चुकी, और अब उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर न्यूज में। अब किया क्या जा सकता है, तो किया क्या जा सकता है, किया यही जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका अपनाया जाए, कि विकास भी किया जाए और साथ ही साथ हमें पर्यावरण का संरक्षण भी किया जाए। जो बहुत ही डेंस इलाके हैं वहां पर तो ट्री काटने की, जो पेड़ों को काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जो बहुत ज्यादा डेंस है, जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन क्षेत्रों में।
और बाकी जो क्षेत्र है वहां पर हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से हम अपना विकास करें कि प्रकृति को ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये जो बहुत ही क्या है, ये क्रिटिकल एरिया, ये वैसा इलाका नहीं है जहां पर आप क्या कर सकते हो कि इनको काट के और इनके साथ मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये कटते गए थोड़ा थोड़ा तो ये धीरे धीरे कहा जा रहा है कि ये सवाना टाइप के इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यही सब चलता रहा। तो उसका रीजन क्या है कि देखो, जब पेड़ों की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो खाली जगह वहां पर घासें ही होती हैं, वहां पर ग्रासलैंड बन जाएंगे और बीच में कहीं कहीं कर आपको क्या करेंगे, पेड़ नजर कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इसका ये सवाना प्रकार के बायोम में कन्वर्ट हो जाएगा जहां पर पेड़ों की मात्रा कम होती जाएगी और घास या खुली जगह ज्यादा। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ता जा रहा है और साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ही चिंतित हैं इसको लेकर, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। वायुमंडल में CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इनका इंपॉर्टेंस है, कार्बन को अवशोषित करने में या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, न्यूट्रिएंट साइकिल में इनका बहुत रोल है, कल्चरल डाइवर्सिटी में इनका बहुत रोल है। तो इन सभी में इनकी भूमिका होने की वजह से ये बहुत ही न्यूज में, तो हमें ध्यान में रखना होगा क्या कारण है, क्या इसके उपाय किए। यहीं रुकते हैं।